प्रोग्राम रस्म सितम के साथ मैं हूं उरूज नासिर। आज हम जिस रस्म सितम की बात करेंगे उसमें इंसान के ख्वाबों और लालच का बड़ा अमल दखल है। मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब, जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश इंसान को अपनी जिंदगी भी खतरे में डालने पर आमादा कर देती है। आज हम बात करेंगे इंसानी स्मगलिंग पर। तो आइए सिरे ढूंढते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग से 5 अरब डॉलर से 9 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया जाता है। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग का कारोबार मनशियात की स्मगलिंग से ज्यादा नफाबख्श होता जा रहा है, क्योंकि उसमें नुकसान का मार्जिन काफी कम समझा जाता है। इंसानी स्मगलिंग और इंसानों की ट्रैफिकिंग के दरमियान बहुत ही बारीक सी लकीर है। बाज लोग दोनों को एक ही चीज ख्याल करते हैं, लेकिन दोनों के तरीकाकार में काफी फर्क होता है। इंसानी स्मगलिंग जो है उसमें जो मजलूम है उसकी रज़ा शामिल होती है, उसकी ख्वाहिश शामिल होती है, उसकी मर्जी से वो करता है। दूसरे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसकी मर्जी शामिल हो। मोहसिन अली का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है जो बेरोजगारी से तंग आकर सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब लिए ये समझते हैं कि अगर वो यूरोप के किसी मुल्क पहुंच जाएंगे तो उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। समझा इसे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इसे बाहर भिजवा सकूं। जो कुछ था इसकी तालीम पर लगा तो दिया। अब्बा बस आखिरी मर्तबा दे दे, एक दफा बाहर चला गया ना तो लाखों भेजूंगा। तू समझाती क्यों नहीं है इसे? और बाहर जाना कोई आसान काम है? मैं तो समझा कर थक चुकी हूँ, मगर ये माने तब ना। अब्बा वो मेरा दोस्त नहीं नवीद, उसने मेरे साथ तालीम मुकम्मल की थी, तो उसके मामू ने उसे बाहर बुलवा लिया। अब वो लाखों कमा रहा है और मैं यहाँ नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ। तेरा कौन है बाहर जो तुझे बाहर बुलवाएगा है? अब्बा एक तो तू हर बात पे कोई ना कोई दलील निकाल लेता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुझसे अपना सर खपाऊं। ये लड़ाई सिर्फ मोहसिन के घर का ही किस्सा नहीं थी, बल्कि ऐसे बहुत से घराने हैं जहां यही झगड़ा रहता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल मंसूर के घर की भी थी। अभी भी मेरी बात मान ले मंसूर। देख, अल्लाह रिस्क रोटी चला रहा है ना। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू क्या चाहती है कि सारी जिंदगी यूं ही औजारों का थैला उठाए घर घर जाके ऐसी धोता फिरूं? तो वहां जाके तो तूने अफसर बन जाना है ना। अफसर नहीं, कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे ना। और वैसे भी मैंने कौन सा ज्यादा दे रहना है, कारोबार के पैसे इकट्ठे होंगे तो वापस आ जाऊंगा। तेरे सर पे तो भूत सवार हो गए। जा, तेरे जो जी में आता है ना कर। पाकिस्तान में खलीजी रियासतों और बैरून मुल्क जाने का रुझान 60 की दिहाई के अवाखिर से शुरू हुआ। उस वक्त इस रुझान की वजूहात क्या थी? लेट 60s में और अर्ली 70s में मिडल ईस्ट में एक बूम आया था ऑयल की वजह से कंस्ट्रक्शन का, और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वर्कर्स चाहिए थे, लेबर चाहिए थी, तो करीब तरीन मुल्क ये पाकिस्तान था या ये ख़त्ता था। इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, इन मुल्कों से बहुत सारी लेबर मिडल ईस्ट में गई। पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है, पाकिस्तान के सिस्टम है, वो किस तरह के हिस्टोरिकल फेलियर है कि वो यहाँ पर इंसानों को वो बुनियादी ज़रूरियात फराम नहीं कर सकता जिससे वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सके, और इसलिए वो मजबूर होते हैं। दूसरी तरफ ये वर्ल्ड कैपिटलिज्म का क्राइसिस है कि एक तरफ इतने एडवांस्ड माशरे हैं, दूसरी तरफ उन माशरों की एडवांसमेंट हमारे जैसे माशरों की गुरबत, पसमानदगी और इस्तेसाल की वजह से उनकी एडवांसमेंट है। तो ये जो अनइवननेस है उसकी वजह से बुनियादी जो इशू होता है वो बेसिकली इकोनॉमिक होता है और एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे मार्क्स ने कहा था कि मजदूर का कोई देश, कोई वतन नहीं होता, और जो उसका है नहीं वो उससे छीन नहीं सकता कोई, और बुनियादी तौर पे उसको अपनी मेहनत और रोज़गार बेचना होता है। और ज़िंदगी की तलखियों और महरूमियों की वजह से वो कोशिश करता है कि ज़्यादा अच्छी मंडी में उसकी मेहनत
उसको एज अ जिन्स अपने आप को फरोख्त कर सके। किसी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होना जुर्म है, लेकिन फिर भी लोग इसके लिए तैयार क्यों हो जाते हैं और क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हैं? ज़िंदगी उनको कितना मजबूर और बेबस कर देती है। उनकी महरूमियाँ, बेरोज़गारी की ज़िल्लत, बेरोज़गारी की अजियत से जब घरों में, रिश्तों में जो तकलीफ़ें जन्म लेती हैं, जो एक टॉर्चर होता है, जो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है, उससे छुटकारे के लिए वो एक किस्म के जुनून की कैफियत में चले जाते हैं और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं कि वो कंडीशन पुश करती हैं, जाओ इस मुल्क से जाओ, छोड़ दो इस मुल्क को। अच्छा, दूसरे मुल्कों में अट्रैक्शन है कि वहाँ पे उजरत है, मुलाजमत है, काम के मौके हैं, मुलाजमतें, नौकरियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे पुल फैक्टर्स हैं। मोहसिन अगर अच्छी नौकरी की तलाश के लिए मेहनत करता तो उसे मिल भी सकती थी। इसी तरह मंसूर के घर का गुजारा भी चल रहा था, लेकिन दोनों को कुछ ज्यादा ही चाहिए था। दोनों ही इफ्तिखार अली के हत्थे चढ़ गए। जी, बंदे भिजवा रहा हूँ आपके पास। हाँ, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। ले मंसूर साहब, आपका तो काम हो गया। दुबई जाते ही मेरे बंदे आपको काम पे लगा देंगे। जी, तो फिर किस दिन की तैयारी करूं? आप अगले हफ्ते की तैयारी कर लें। जी, बड़ी मेहरबानी। ये जो आपने रकम कही थी बिल्कुल पूरी है, चाहे तो गिन लें। हमें यकीन है आप पर, आप सिर्फ जाने की तैयारी करें बस। जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी, इंसानों की स्मगलिंग करने वाले एजेंट आखिरकार क्या लालच देते हैं और क्या पट्टी पढ़ाते हैं कि लोग जानते बूझते हुए भी अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल देते हैं? सब्ज बाग दिखाते हैं कि वहाँ पे ये खूबसूरत ज़िंदगी मिलेगी, ये इस तरह का माहौल मिलेगा, इस तरह की मुलाजमत मिलेगी, इतने पैसे मिलेंगे। एजेंट्स जो हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इस्तेसाल करते हैं, और हर कारोबार की तरह इसमें फिर क्राइम शुरू हो जाता है कि उसके रेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और उसमें यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट नहीं करते, जो यूरोपियन एम्बेसीज हैं, जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, वो भी इस कारोबार का हिस्सा बन जाते हैं, वीज़े बिकते हैं। मोहसिन और मंसूर खुली आंखों से मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगे। उनको क्या मालूम था कि ये ख्वाब कैसे रेजा रेजा होने वाले थे। इस रस्म सितम के सिरे ढूंढेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद।